चलिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस प्रिपरेशन चैनल सुनील में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मुख्य परीक्षा दोस्तों पेपर थर्ड में 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका प्रश्न और उत्तर दोनों देखने वाले। दोस्तों यह यूट्यूब चैनल पूर्णतः गांव के युवाओं के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल को आप चाहें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों हमने 9 प्रश्न देख चुके थे, 10वां प्रश्न देखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है। मतलब दोस्तों अनुसंधान खोज नई नई चीज़ें जो है वो स्तर जो है भारतीय विश्वविद्यालय में गिरता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान में करियर उतना आकर्षण नहीं है। विज्ञान में जो है करियर बनाना इतना आकर्षण नहीं रहा जितना कि वह कारोबार, व्यवसाय, इंजीनियरिंग या प्रशासन में है। कारोबार करने में है, अपना व्यवसाय करने में, इंजीनियरिंग करने में और प्रशासन सिविल सेवा में जाने में। और विश्वविद्यालय उपभोक्ता उन्मुख होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय जो है उपभोक्ता उन्मुख होते जा रहे हैं। सिर्फ जो है समालोचनात्मक उपभोक्ता मतलब दोस्तों जो है उपभोक्ता मतलब दोस्तों होता है कि अपनी चीजें खरीदना उन्मुख होते जा रहे हैं। तो दोस्तों नई नई शोध नई नई चीजें नहीं बना रही हैं विश्वविद्यालयों में, वैज्ञानिक शोध नहीं हो रहे। चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर उच्च स्तरीय नहीं है। ऊंचे स्तर का वैज्ञानिक खोज नहीं हो रहा है। विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान भारतीय विश्वविद्यालयों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान नई खोज जो है विश्वविद्यालयों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति का बड़ा कारण यह माना जाता है कि विज्ञान में कैरियर, व्यवसाय, प्रशासन या राजनीति की तरह आकर्षण नहीं होते। विज्ञान में जो कैरियर बनाना हो, व्यवसाय, प्रशासन या राजनीति की तरह आकर्षण नहीं है। विज्ञान में कैरियर बनाना शिक्षण संस्थान के साथ साथ शोध करने, शिक्षा के साथ साथ शोध करने, शिक्षण के साथ साथ शोध जो है करने, शोध करने से इनकार करते हैं। शोध करने से क्या करते हैं दोस्तों? इनकार करते हैं। तो शोध जो है करना ही नहीं चाहते हैं। ये बोल सकते हैं दोस्तों कि शोध जो है वो करना ही नहीं चाहते हैं, इनकार करते हैं। बड़े संरचनात्मक परिवर्तन का विरोधी होते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रतिरोधी होते हैं जब तक कि यह उनके कैरियर के लिए फायदेमंद नहीं है। विश्वविद्यालयों में विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा में पिछले कुछ वर्षों में एक अप्रतिगामी प्रवृत्ति देखी गई है। मतलब दोस्तों प्रगति कम होती देखी गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर सरकार जो पैसा खर्च करती है, सरकारी व्यय वस्तु कम हुए हैं। मतलब दोस्तों सरकार जो पैसा खर्च करती थी विश्वविद्यालय पर वो कम कर दी गई, जो वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। जो वर्तमान समय की जितनी आवश्यकता है पैसे की वो पूरा नहीं कर सकता। पेशेवर पाठ्यक्रम की वजह से विज्ञान छात्रों को आकर्षित करने में पिछड़ गया है। दोस्तों ये पेशे का पाठ्यक्रम होने की वजह से विज्ञान में जो है छात्रों को आकर्षित नहीं कर रहा है, पिछड़ गया है। सरकार की नीतियों में पर्याप्त महत्व नहीं देना, सरकार जो है अपनी नीति में पर्याप्त महत्व इसे नहीं दे रही। राजनीतिक दलों की उपेक्षा इत्यादि के राजनीतिक दल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कारण इसके स्तर में लगातार गिरावट आई। छात्रों में भी यह धारणा बन गई है कि यह क्षेत्र कैरियर के बहुत लाभदायक नहीं है। कैरियर के लिए विश्वविद्यालय में लंबे समय से अनुसंधान पर कार्य नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में खोज नहीं की जा रही है, जिस वजह से छात्रों में शोध की योग्यता उनके अध्ययन के दौरान विकसित नहीं हुई है। और जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनमें शोध की धारणा जो है विकसित नहीं हुई है। अब ये लोग अनुसंधान करना नहीं चाहते हैं। कई कारणों से विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री वाले अधिकांश शिक्षक अनुसंधान करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बावजूद भी अनुसंधान करने के लिए तैयार नहीं है। कई विश्वविद्यालय में जारी शैक्षिक माहौल संकायों के अनुसंधान को प्रोत्साहित नहीं करता है। जो माहौल है दोस्तों वो अभी प्रोत्साहन नहीं करता है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान प्रबंधन एक गंभीर समस्या है। अनुसंधान खोज करना एक गंभीर समस्या है जिसका सामना कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के विस्तार और गति को देखते हुए भारत में युवाओं के बीच इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और सरकारी नौकरियों में करियर को दिए जाने वाले महत्व को
दोस्तों विज्ञान अनुसंधान के विस्तार और गति को देखते हुए भारत के युवाओं के बीच इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और सरकारी नौकरियों में करियर को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार को वैज्ञानिक उद्यम के युवाओं को आकर्षित करना चाहिए। वैज्ञानिक युवा जो है उनको आकर्षित करना चाहिए। अनुसंधान संस्थापकों के प्रशासक, संस्थानों के प्रशासक नौकरशाहियों से सामान्यतः लिए जाते हैं, जो नियम उन्मुखता और लाल फीताशाही के लिए जाने जाते हैं। नियम की उन्मुखता और लाल फीताशाही के लिए जाने जाते हैं और अनुसंधान के लिए आवश्यक सामग्री को प्रदान करने में ध्यान नहीं देते हैं और अनुसंधान के लिए जो चीज़ें चाहिए उस पर जो है ये ध्यान नहीं देते हैं और शोधकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है और इस कारण जो शोधकर्ता है उनका मनोबल क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगला 11वां प्रश्न है, क्या एंटीबायोटिक का अति उपयोग और डॉक्टर नुस्खे के बिना मुफ्त उपलब्धता भारत में औषधि प्रतिरोध रोगों के आविर्भाव में अंशदाता हो सकते हैं? अनुवीक्षक और नियंत्रण की क्या क्रियाविधि उपलब्ध है? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनात्मक कार्य। देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक जैसे दोस्तों ये जो है टाइफाइड का एक बुखार की दवा है दोस्तों, पैरासीटामोल। तो ये दोस्तों ऐसे ही मिल जाती है आपको मार्केट में फ्री में, हॉस्पिटल में दोस्तों, और इस तरीके से लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं दोस्तों, खाते हैं। तो ये अति उपयोग लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग जो है कर रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के। तो इनके रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है दोस्तों, इसको खाने से वो कम हो जाती है। अगर जो है आप इसको खाएंगे तो आपसे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो इसकी अंशदाता है। तो अनुवीक्षण और नियंत्रण, इसे रोकने के लिए क्या क्रियाविधि उपलब्ध है, इसको रोकने के लिए इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनात्मक पूर्वक चर्चा करना है। 200 शब्दों में 12.5 अंक का। चलिए, औषधि प्रतिरोध स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई रोगाणुजनक, जीवाणु, वायरस या हानिकारक प्रोटोजोआ स्वयं को दवाओं के अनुकूल कर लेते हैं। मतलब दोस्तों दवा जैसे आप खाते हैं तो ये मर जाते हैं, जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ, लेकिन दोस्तों ये कुछ समय बाद ज़्यादा दवा खाने से ये इसे अपना प्रतिरोध बना लेते हैं, उससे लड़ने की क्षमता जो है हासिल कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में रोगी पर इन दवाओं का असर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है और कुछ समय बाद ये जो दवाएं हैं वो असर ही करना बंद कर देती हैं। एंटीबायोटिकों का भारत में उपयोग धीरे धीरे बढ़ता गया और मुफ्त उपलब्धता, फ्री में उपलब्ध होने के कारण वर्तमान समय में इसके दुरुपयोग के कारण कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं। फ्री में उपलब्ध होने के कारण इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं में सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं भारत में खाई जाती हैं। इसके अति प्रयोग ने खतरा पैदा कर दिया और अधिक प्रयोग जो कर रहे हैं लोग, उससे खतरा भी उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, खतरा जो है पैदा कर दिया है। एंटीबायोटिक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए देश में इसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए जो है देश में निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र देश में रोगाणु रोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट की निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, भारत की जो चिकित्सा और अनुसंधान जो परिषद है उसने जो है भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद ने एक मिनट दोस्तों, भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद ने देखभाल के विभिन्न स्तरों को रोगाणु रोधी प्रतिरोध के आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़े के संकलन को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रोगाणु रोधी अनुसंधान एवं निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है, जो निगरानी करेगी। वर्ष 2013 में औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन किया गया। 2013 में दोस्तों संशोधन किया गया किसमें, औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में, और इसमें एक नई सूची H1 जोड़ी गई। अब इस सूची में 46 दवाओं को शामिल किया गया जिसमें 3rd और 4th पीढ़ी की एंटीबायोटिक शामिल हैं। इन दवाओं की बिक्री पर सरकार ने नियंत्रण रखने के आदेश दिए हैं कि इन दवाओं को जो है नियंत्रण रखा जाए, बिक्री में क्या रखा जाए दोस्तों, नियंत्रण रखने की बात की है सरकार ने। ठीक है, नियंत्रण रखने की बात की है।
इसने सरकार ने। अब इसके बाद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे मेडिकल स्टोर के बिना डॉक्टर के पर्ची के एंटीबायोटिक दवाओं को बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब तक डॉक्टर का पर्ची न मिले तब तक एंटीबायोटिक दवाएं न बेचें मेडिकल वाले। रोगाणुरोधी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम चेन्नई घोषणा पत्र का पालन करना प्रत्येक अस्पताल के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मानव पशु चिकित्सा और औषधि क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की निगरानी, एंटीबायोटिक दवाओं के तर्क संगत उपयोग, मतलब जहाँ उपयोग जरूरी है वहीं जो है उपयोग करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप उपायों की पहचान के लिए विनियामक नियम कानून और प्रावधान किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है बारहवां प्रश्न, वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व हो जाता है और वे मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। पूरा विश्व वैश्वीकरण के संसार में बौद्धिक संपदा दोस्तों जो है वो अधिकार का एक महत्व हो जाता है। पूरी दुनिया में जो है कि हमारा जो है अधिकार इस पर है, वे मुकदमाबाजी की एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट मिलना, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। 200 शब्दों में 12.5 अंक। किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्य, कृति, कला, खोज इत्यादि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। आपने कोई दोस्तों संगीत बनाया, साहित्य लिखा, कृति लिखी, कला लिखा, कोई खोज किए तो आपका दोस्तों व्यक्तिगत अधिकार इस पर होगा जो आपने लिखा है या बनाया है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिगत अधिकार आपका होगा, उसे बौद्धिक संपदा कहलाता है। व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी इन कृतियों पर अधिकार जो प्राप्त होता है, अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। इसी को कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा ऐसे सभी क्षेत्रों को समाहित करता है जिसमें मानवीय बुद्धिमत्ता एवं कल्पनाशीलता का उपयोग मानव अपनी बुद्धि का और कल्पना के द्वारा बनाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विवाद विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रक्रिया के उत्पाद को अधिक संभावना है जो कमोबेश एक दूसरे के समान हो। दोस्तों एक दूसरे के समान ही जो है चीज़ें बना, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई, आप भी उसी तरीके का एक फिल्म बना, तो दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो इसको कॉपीराइट किसे दिया जाए, ये दोस्तों एक जो है मुद्दा बन जाता है। और इस तरह का पाइरेसी कॉपी करके और मूल कार्य के बीच महीन रेखा होती है दोस्तों, बहुत कम रेखा बच पाती है, बहुत महीन रेखा जो है होती है, बहुत महीन रेखा जो है होती है। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच अंतर। कॉपीराइट अधिकार मूल रूप से साहित्यिक, नाटक, संगीत और कलात्मक कार्यों के उत्पादों की रचनाओं को कानून द्वारा विरासत अधिकार है। कॉपीराइट जो अधिकार है मूल रूप से साहित्यिक, नाटकीय और संगीत और कलात्मक कार्यों के उत्पादों के रचनाकारों को कानून द्वारा विरासत अधिकार है, कानून के द्वारा विरासत अधिकार है। कॉपीराइट कानून उपयुक्त विषयों से संबंधित उत्पादों को नकल करने से रोकता है। एक बार दोस्तों आपको कॉपीराइट मिल गया तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। साथ ही कॉपीराइट कानून का उपयोग उन अधिकारों का वर्णन के लिए किया जाता है जो रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर है, जो रचनाकार है उनकी साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर है। कॉपीराइट अधिकार पेटेंट की तुलना में सामान्यतः लंबे समय के लिए होते हैं। कॉपीराइट दोस्तों जो मिलता है वो लंबे समय के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, कॉपीराइट जो अधिकार है वो जो है लंबे समय के लिए आपको मिलता है। आगे पेटेंट दोस्तों देखते हैं। पेटेंट ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले उत्पाद पर उसके खोजकर्ता को सरकार द्वारा एकाधिकार दिया जाता है। मतलब सरकार जो है एकाधिकार दे देती है आपको जिससे आप बनाएं। एक बार पेटेंट मिल जाने से एक निश्चित समय तक कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद को नहीं बना सकता है। एक बार आपको पेटेंट आप ही बनाएंगे। अगर कोई उस उत्पाद को बनाना चाहे तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके बदले में राजस्व पैसा देना पड़ता है। ऐसे अधिकार सामान्यतः 20 वर्षों के लिए पेटेंट होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए होते हैं और इसके बाद धारक का अधिकार समाप्त हो जाता है। 20 वर्ष बाद आपका पेटेंट समाप्त हो जाता है। व्यापार गुप्तियों के तहत सूचनाएं और आंकड़ों का संग्रह किया जाता है और इनका उपयोग एक कंपनी द्वारा विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है और ये सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं। इन सूचनाओं में निर्माण प्रक्रिया छिपा होती है और इसकी जानकारी कंपनी द्वारा कभी भी किसी को नहीं दी जाती है। मतलब गुप्त रूप से जो है अपना छिपा के बनाते हैं।
अगला 13वां प्रश्न है, क्या यूएनएफसीसीसी के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ स्वच्छ विकास यांत्रिकत्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए? यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत के ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में 12.5 अंक में। यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि के तहत वायुमंडल में हरित गृह गैसों के प्रभाव की समीक्षा करना, हरित गृह गैस हैं उनके प्रभाव की समीक्षा करना तथा उनके प्रभाव को जानना है। इसी संधि के तहत वर्ष 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसी के लिए यूएनएफसीसी ने लाया दोस्तों। यूनाइटेड नेशन दोस्तों यूएनएफसीसी यब से दोस्तों क्लाइमेट लाया गया, प्रोटोकॉल लाया गया। इसके संधि के तहत 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा कार्बन क्रेडिट जैसी परिकल्पनाएं अपनाई गई। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट जैसी कल्पनाएं क्या की गई, अपनाई गई। और इसके साथ स्वच्छ विकास क्रियाविधि एमडीसी क्रियान्वित किया गया। कार्बन क्रेडिट तथा स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक शुरुआती प्रयास था। कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक शुरुआती प्रयास था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के नियंत्रण करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोटोकॉल का मौलिक विचार है। स्वच्छ विकास तंत्र अविकसित देशों और इसके निजी क्षेत्रों के संचालनों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट से बचकर मुद्रा अर्जित करने का विकल्प देता है। कार्बन क्रेडिट दोस्तों लगाया जाता है, उससे बचकर मुद्रा बनाने का विकल्प देता है। कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट के कारण भारत के लिए कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास क्रियाविधि का अनुसरण करना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो हम कम उत्सर्जन करेंगे तो हमारे यहाँ दोस्तों हमको पैसा मिल सकता है, क्योंकि परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। कार्बन क्रेडिट और भारत की ऊर्जा जरूरत आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, और ऐसी धारणा है कि कार्बन क्रेडिट भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक विकल्प प्रदान करता है। कार्बन व्यापार उन कंपनियों को अवसर उपलब्ध कराता है जो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये कंपनियां किसी दूसरी संस्था से कार्बन क्रेडिट लेती हैं और कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, और इस प्रकार ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मतलब दोस्तों जो कार्बन ज़्यादा उत्पादन करते हैं उनको जो है कम उत्पादन करने वाले से क्रेडिट लेना पड़ता है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि के तहत भारत में कार्बन उत्सर्जन वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है, और इसी वजह से भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगा। कुछ अनुमानों के अनुसार यदि भारत वैश्विक स्वच्छ विकास तंत्र बाजार के 10% हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो इसे वार्षिक लगभग $10 मिलियन से $300 मिलियन राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्बन बाजार ने बाजार तंत्र के माध्यम से सतत विकास, वित्त पोषण, पैसे के लिए एक ठोस आधार बनाया है। 14वां प्रश्न है, सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, समय अवधि, मंथर प्रभाव और कमजोर वर्गों पर अस्थायी प्रभाव, कमजोर वर्गों पर जो अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ेगा दृष्टि में आपदा के रूप में मान्यता दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सितंबर 2010 में मार्गदर्शित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीनो के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधि पर चर्चा कीजिए। 2010 में मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीनो के संभावित दुष्परिणामों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधि पर चर्चा कीजिए। सूखे की तीव्रता वर्षा की कमी की मात्रा है। सूखा पड़ने की अवधि तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है कि कितना आकार है। भारत में सूखा पड़ने का मुख्य कारण मानसूनी वर्षा की कमी है, वर्षा कम होना। मानसूनी वर्षा एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव देखा गया है। एल नीनो और ला नीनो इस पर प्रभाव डालता है। एल नीनो एवं ला नीनो को भारतीय मौसम विभाग मानसून की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में लाता है और इसी के अनुसार आपदा प्रबंधन की तैयारी करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सितंबर 2010 में सूखे के प्रबंधन के लिए
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किया। सूखे की स्थिति का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। दिशा निर्देशों को तैयार करने में वैज्ञानिकों और तकनीकी संस्थान, शैक्षिक और विभिन्न संगठनों को भी शामिल किया गया। सूखे से निपटने के लिए सुझाव। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन सूखा प्रबंधन के लिए अलग से सूखा निगरानी सेल का गठन किया जाए। भारतीय मौसम विभाग के पास मौजूदा आंकड़ों के उचित कार्यान्वयन में से स्थितियों के पूर्व मूल्यांकन के लिए उपयोग करना। सूखे के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन एवं सूखे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नागरिकों की भागीदारी के साथ उचित जल प्रबंधन और संरक्षण तकनीकी का कार्यान्वयन करना। ग्रामीण तहसील स्तर पर सूखा प्रबंधन गतिविधियों में विभिन्न समुदाय, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन इत्यादि को शामिल करना। किसानों में बेहतर सिंचाई तकनीकी जैसे ड्रिप विद्युत आदि का उपयोग करने के लिए प्रति जागरूक करना। किसानों हेतु बीमा सुविधाओं व आकस्मिक योजनाओं का निर्माण करना। अगला दोस्तों 15वां प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अध्ययन किया जा रहा है। पर्यावरण आकलन का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा रहा है। कोयले, गर्त शिखरों, पिट हेड्स अवस्थिति, कोयला और अगिनत तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा करना है। दोस्तों इनसे जो है कोयला से और तापीय संयंत्रों से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उनकी जो है हमको चर्चा करना है। चलिए, सरकार द्वारा किसी परियोजना की अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और अध्ययन किए जाते हैं। जब किसी परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो इसका पर्यावरणीय आकलन करने का उद्देश्य होता है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं इसे कम कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना कि प्रकृति बचे रहे और जो अनुमति दी जा रही है उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। पिट हेड कोयला आधारित विद्युत संयंत्र ऐसे संयंत्र होते हैं जो कोयले की खानों के समीप स्थापित किए जाते हैं। पिट हेड कोयला गर्त शिखरों पर अवस्थित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव। कोयला गर्त शिखर पर अवस्थित तापीय जो संयंत्र है उनके पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ते हैं देखते हैं। भारत में तापीय आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या सर्वाधिक है। कोयले से दोस्तों विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन संयंत्रों से वायु प्रदूषण, अपशिष्ट उत्पाद, पानी की खपत, पारा का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कोयला आधारित संयंत्र भारतीय उद्योग के सबसे प्रदूषणकारी क्षेत्रों में से एक है। इन संयंत्रों के कारण पर्यावरणीय संसाधन और स्वास्थ्य पर काफी खर्च होता है। कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और कई प्रकार के जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। इन गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो मानव के लिए काफी हानिकारक होती है। स्थानीय नदी व भूजल प्रदूषित होते हैं क्योंकि संयंत्रों के आसपास मौजूद जो बाढ़ होता है, फ्लाई एश दोस्तों जो धुआं होता है वह नदी में पहुंच जाता है। जो धूल धक्कड़ जो है और धुएं में दोस्तों जो कण होते हैं राख हुआ। संयंत्रों में ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यह ध्वनि प्रदूषण आसपास के रहने वाले जीव जंतुओं और मानव के लिए खतरनाक है। इससे उष्माद्वीप की स्थिति उत्पन्न होती है। तापीय विद्युत संयंत्र में बड़ी मात्रा में कणीय पदार्थ निकलते हैं। कण जो है अब ये वातावरण में फैल जाते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। 16वां प्रश्न, बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाले रणनीतियों पर विवेचना कीजिए। पड़ोस में दोस्तों हमारे पड़ोस में अतिवाद चल रहा है, मतलब दोस्तों जाति और धर्म के उसके प्रति निरापद नहीं है, मतलब दोस्तों वहाँ से भी प्रभावित होता है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए कि ऐसा कुछ प्रभाव न पड़े अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में लगभग सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा धर्मों के साथ यहाँ लोग जातियों में भी बंटे हैं। भारत बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय तथा अन्य बहुसांस्कृतिक श्रेणियों में निवास स्थल है। बहुजातीय, बहुत सी जातियाँ, बहुत सी धार्मिक, बहुत सी भाषा और अन्य बहुसांस्कृतिक श्रेणियों का निवास स्थल है। अगला, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है जहां अतिवादी विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के लिए हमेशा खतरा बना है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट व अलकायदा जैसी आतंकी संगठन सक्रिय हैं और इसके अलावा और भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। भारत रणनीतियों में मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा पर विशेष नज़र रखी जाती है।
भारत की सुरक्षा पर विशेष नज़र रखी जाती है और इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ विशेष प्रयास करती है। कट्टरपंथियों का मुकाबला करने की रणनीतियाँ क्या है दोस्तों? भारत को अपनी सीमा स्थलीय व तटीय को सुरक्षित करना होगा और इसके लिए प्रौद्योगिकी का भी संपूर्ण उपयोग करना होगा, मतलब टेक्नोलॉजी का। सुरक्षा से संबंधित स्थानों को मजबूत करना होगा, साथ ही विशेष प्रशिक्षण के साथ अत्याधुनिक हथियारों को सुसज्जित करना होगा। विश्व समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना होगा। भारत को समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देना होगा और साथ ही पिछड़े और वंचित समुदाय को आर्थिक सामाजिक विकास की मुख्य धारा में लाना होगा। सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए इसके माध्यम से कट्टर विचारों को फैलाने वालों की पहचान करनी होगी, साथ ही उन युवाओं की पहचान करनी होगी जो इन विचारों से आकर्षित हुए। गैर सरकारी और धार्मिक स्थानों पर निगरानी रखनी होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फैलाने वालों को वित्तीय सहायता देने वालों की पहचान करनी होगी जो पैसा देते हैं। एक मजबूत सामाजिक ताने बाने और सामान्य सांस्कृतिक लोकाचार के अभाव में सुरक्षा उपाय कभी भी अतिवादी और आतंकवादी के खतरे के खिलाफ पर्याप्त रूप नहीं हो सकते हैं। मतलब दोस्तों, सामाजिक ताना बाना अगर ठीक से न रहे और सामान्य सांस्कृतिक लोकाचार के अभाव में लोकाचार लोगों के में व्यवहार अच्छा हो, तभी जो है हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आतंकवाद के खिलाफ कोई पर्याप्त रूप से नहीं हो सकता। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भू भाग के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र एयर स्पेस पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं? इस आकाशीय क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए नियमों के क्या निहितार्थ हैं? आकाशीय क्षेत्र के ऊपर जो आकाश के नियम का क्या निहितार्थ है? इसमें प्रसूति चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रण करने के तभी। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है समझौता किया गया है कि कोई भी अपने देश के ऊपर से जो है किसी भी देश की जो है हवाई जहाज को उड़ने देगा। भूभाग के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र इस पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करता है। मतलब दोस्तों, आप अपने देश के ऊपर पूर्ण आपका प्रभुत्व होता है। आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं और आकाशीय क्षेत्र के ऊपर आकाश के लिए नियम के क्या निहितार्थ है? दोस्तों, आपका जितना क्षेत्र है ना, उसमें आपका अधिकार होता है कि आप किसे उड़ने देना चाहते हैं, किस राष्ट्र के हवाई जहाज को, किसको नहीं। इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रित करने की तरीके सुझाइए। आकाशीय क्षेत्र किसी देश की भूमि या उसके जल क्षेत्र के ऊपर का आकाशीय क्षेत्र जो उसके क्षेत्राधिकार में माना जाता है और जहां उसकी संप्रभुता लागू होती है। इसकी आकाशवर्ती सीमा वहां समाप्त हो जाती है जहां से अंतरिक्ष का प्रारंभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स संघ ने अंतरिक्ष हेतु कार्यमान रेखा का निर्धारण किया है जो कि 100 किलोमीटर 26 मील 62 मील की ऊंचाई तक पृथ्वी के वायुमंडल एवं अंतरिक्ष के मध्य स्थित है। किसी देश के जल क्षेत्र के अंतर्गत उस देश की तट रेखा से, देखिए दोस्तों यहाँ क्या करा, आकाशीय क्षेत्र किसी देश की भूमि मतलब भूमि और जल क्षेत्र के ऊपर आकाश क्षेत्र, भूमि और जल के ऊपर आकाश क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में माना जाता है और जहाँ उसकी संप्रभुता लागू होती है, जहाँ तक उसका देश का जमीन होता है, पानी होता है, जहाँ तक उस देश की सीमा होती है। इसकी आकाशवर्ती सीमा वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ से अंतरिक्ष का प्रारंभ होता है। अंतरिक्ष का अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स संघ ने अंतरिक्ष हेतु कार्यमान रेखा का निर्धारण किया, कार्यमान रेखा का, जो कि 100 किलोमीटर 62 मील की ऊंचाई तक पृथ्वी के वायुमंडल 62 मील की ऊंचाई तक पृथ्वी के वायुमंडल एवं अंतरिक्ष के मध्य स्थित होता है। किसी देश के जल क्षेत्र के अंतर्गत उस देश की तट रेखा से 12 समुद्री मील तक माना जाता है। मतलब दोस्तों, तट रेखा से 12 समुद्री मील तक उस देश का जो है कब्जा माना जाएगा, उस देश की सीमा मानी जाएगी। किसी राष्ट्र की संप्रभुता का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय विमानन के केंद्र में है क्योंकि सभी विमान संबंध इस पर बने हैं कि दो विनाशकारी विश्व युद्धों के बाद पेरिस सम्मेलन और शिकागो सम्मेलन को अधिनियमित किया गया है। पेरिस समझौता 1919 के अनुच्छेद फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण संप्रभुता प्राप्त होगी। जो हवाई क्षेत्र होगा उसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात समझौता दिसंबर 1944 में शिकागो में हुआ, जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि आकाशीय क्षेत्र से असैन्य वायुयान परिवहन व्यवस्था सभी के लिए खुले रहेंगे। मतलब दोस्तों, जो असैन्य मतलब दोस्तों बिना हथियार के आने जाने का खुले रहेंगे, लेकिन आकाशीय क्षेत्र पर संबंधित देश का प्रभुत्व होगा, जो संबंधित देश होगा उसका जो है अधिकार होगा।
वर्ष 1967 की बां अंतरिक्ष संधि बां अंतरिक्ष के उपयोग के संबंध में अधिकार देता है। बां संधि में कहा गया है कि बां अंतरिक्ष सभी राष्ट्रों की खोज के लिए स्वतंत्र है। जो बाहर है उसके जो है सभी के लिए खुला है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन नहीं है, किसी देश के अधीन नहीं है। बां अंतरिक्ष आकाशीय क्षेत्र के बीच सीमा का निर्धारण अस्पष्ट है, मतलब सीमा का निर्धारण भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया। अस्पष्टता के कारण दूसरे राष्ट्र इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं जो कि उस राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ है। आकाशीय क्षेत्र पर संबंधित राष्ट्र का प्रभुत्व होना, सुरक्षा कारणों की आवश्यकता, आकाशीय जो क्षेत्र है पर संबंधित जो देश है राष्ट्र है उसकी प्रभुत्व होना, उसका जो है प्रभुत्व मतलब दोस्तों उसकी जो है समझ सकते हैं कि अधिकार होना, कारणों की आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने, जो आतंकवादी घटना बढ़ रहा है उसने वैश्विक स्तर पर आकाशीय क्षेत्र के निर्बाध उपयोग से संबंधित चिंताओं को बढ़ा दिया है। हम कह सकते हैं कि विमानन क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागर विमानन संबंधी कानून की स्पष्टता आवश्यक है। अगला है दोस्तों 8वां नंबर, भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी सीमा पार प्रवेशन किस प्रकार एक खतरा प्रसूत करता है। भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी बिना कानून के सीमा पार प्रवेशन मतलब दोस्तों सीमा के पार चले जाना दूसरे देश में एक खतरा प्रस्तुत करता है। इसे बढ़ावा देने के कारकों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवेशन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। जो बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों, क्या कारण है कि लोग एक दूसरे सीमा में चले जाते हैं, एक दूसरे देश की सीमा में। और जैसे भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी दोस्तों, जैसे म्यांमार से श्रीलंका से लोग भारत में घुस के आ जाते हैं, तो दोस्तों इसके रोकने के लिए कारण क्या है आने का, और रोकने के लिए क्या रणनीति हो सकती है ये बताना। गैर कानूनी सीमा पार प्रवेशन में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो गंतव्य देश के आव्रजन कानून एवं राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। जैसे दोस्तों हमारी जो है एक नियम कानून है उसका उल्लंघन करके जो आते हैं उनको। अवैध प्रवासन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ लोग गैर कानूनी कार्यों जैसे हथियार, नकली नोट, नशीली पदार्थों इत्यादि की तस्करी करने लगते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा इनका उपयोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में करते हैं। स्थानीय व इनके मध्य संघर्ष बढ़ता है। पुरुष स्त्री अनुपात में असंतुलन हो जाता है। मतलब दोस्तों क्या क्या हो जाता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, हथियार व नकली नोट व नशीली पदार्थों इत्यादि की तस्करी बढ़ने लगती है। पुरुष स्त्री अनुपात में असंतुलन हो जाता है, स्त्री की संख्या ज़्यादा कहीं पुरुष की, और जिस वजह से यौन हिंसा दोस्तों मतलब बलात्कार, रेप होना चालू हो जाए और आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। उपयुक्त घटनाओं में भारत में देखी गई है। भारत में सीमा पार प्रवेशन को बढ़ावा देने वाले कारक क्या क्या हैं दोस्तों, क्यों लोग जो है भारत में आते हैं। भारत में ज़्यादा प्रवेशन बांग्लादेश से होता है। कहाँ से? बांग्लादेश से ज़्यादा लोग आते हैं। इसका मुख्य कारण बांग्लादेश की बढ़ती जनसंख्या व सीमित साधन जिम्मेदार है। वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, साधन सीमित है। ये लोग भारत को रोजगार का बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं, रोजगार के लिए और बेहतर जिंदगी की तलाश में भारत आते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, कमजोर निगरानी एवं जांच व्यवस्था, लचर प्रशासनिक व्यवस्था तथा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया जाना बांग्लादेश को भारत में प्रवेशन का मौका देता है। कुछ राजनीतिक दल जो है सपोर्ट करते हैं कि आप आइए तो हम जो है आपको यहाँ नागरिकता भी दे देंगे। तो इस तरीके से, और जो है कमजोर निगरानी है, जांच व्यवस्था लचर है, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक दल द्वारा समर्थन, ये सब देता है बढ़ावा। भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र अवैध रूप से सीमा पार प्रवेशन को बढ़ावा देता है। दुर्गम जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, इससे भी अवैध मतलब बांग्लादेश से प्रवेशन होते हैं, यहाँ आते हैं। सीमा प्रबंधन निगरानी व्यवस्था की कुशलता कमी में भी सीमा पार प्रवेशन को बढ़ावा देता है। सीमा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था की कुशलता में कमी, सीमा पार पर जो है अच्छी तरीके से हम जो है निगरानी नहीं कर रहे हैं, इससे भी प्रवेशन को बढ़ावा मिलता है। भारत में गैर कानूनी सीमा पार प्रवेशन को रोकने की रणनीति क्या है? पूरी सीमा को मजबूती से बाड़ाबंदी की जानी चाहिए और साथ ही सीमा पर निगरानी उपकरण एवं प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए। सीमा की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। सीमा पर ये सैनिक आधुनिक हथियार से लैस होने चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। इसके लिए संधियों के साथ विभिन्न प्रकार के सहयोग करना चाहिए। डिजिटल पहचान पत्र आधार UID जारी करने की सावधान रहना चाहिए ताकि अवैध
प्रवासी को न मिले, पहचान पत्र में कोई हेरफेर करने की संभावना न हो, भारत की द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से या विशेष अवैध प्रवासन कानून के माध्यम से अवैध प्रवासियों को हतोत्साहित करना चाहिए। 19वां प्रश्न है, 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरीय लॉन्गिट्यूडिनल अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसक गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सलाहकारों पर इसका क्या परिणाम है? देखिए दोस्तों, 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्र के लिए देशांतरी लॉन्गिट्यूड अंकन जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसक गया था। मतलब इतना खिसक गया। भारत के समुद्री सुरक्षा सलाहकारों पर इसका क्या परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र डकैती के लिए चिन्हित उच्च संवेदनशील क्षेत्र अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व की ओर ले जाया गया है। भारत के लिए यह बदलाव चिंता का विषय है, क्योंकि यह समुद्री उच्च जोखिम क्षेत्र भारतीय समुद्री सीमा के बहुत निकट आ गया है। 78 डिग्री पूर्व से 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री की ओर ले जाया गया है। यह जो है समुद्री उच्च जोखिम के लिए भारतीय समुद्री सीमा के निकट आ गया। भारत के समुद्री सुरक्षा के सरोकार पर प्रभाव, उच्च जोखिम क्षेत्र के निकट आने के कारण निकट आने के कारण भारत के समुद्र के खोज और मत्स्य पर मछलियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में मछुआरों और समुद्री व्यापारी जहाज़ों पर तैनात सुरक्षा बलों और समुद्री डकैतों तीनों के मध्य संघर्ष बढ़ा है। उच्च जोखिम क्षेत्र में आने के कारण समुद्री व्यापारिक जहाज है उन पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा मछुआरों के बीच संघर्ष बढ़ा है। इसका एक उदाहरण यह है कि केवल के 2 मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भारतीय समुद्री सुरक्षा हितों को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न देश सैन्य बल स्थापित करना चाह रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न देश जो है स्थापित करना। इस क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अपने 2 नौसैनिक युद्ध पोतों को तैनात करना पड़ा है। इसके लागू होने से नौसेना की सामरिक चुनौती बढ़ेगी, जिसके कारण इनके अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों पर सुरक्षा बल तैनात होंगे और इन्हें जो है हथियार रखने की इजाज़त होगी। यह भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड OBR नीति के तहत चीन पाकिस्तान के गलियारे को विकसित कर रहा है। यह गलियारा अरब सागर के तट पर स्थित है, जो बंदरगाह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है से शुरू होकर पाकिस्तान के कश्मीर से होता हुआ, कश्मीर जो है जो पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है हमारा, उसी से होता हुआ चीन के सिंजियान प्रांत को जाएगा। इस परियोजना के तहत पाइपलाइन, सड़कें, रेल इत्यादि इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा। चीन के इस परियोजना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है चीन से, क्योंकि यह पाकिस्तान के जो हमारा कश्मीर अधिकृत किया है उसमें कश्मीर से होकर गुजरता है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी मौजूद है। इन क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण के साथ चीन का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र की अवसंरचना के निर्माण में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ जो है सैन्य आवाजाही तेज हो जाएगी। इस क्षेत्र में चीनी सेना की उपस्थिति भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएगी। चीनी सेना उपस्थित हो जाएगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को इस परियोजना से फायदा होगा, क्योंकि इसे आसानी से धन उपलब्ध हो सकेगा। यह धन जो है आतंकी संगठनों जबरन वसूली से प्राप्त करेगा। यह भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती होगा। यह गलियारा पाकिस्तान को आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूती का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवादियों को प्रोत्साहन करने पर भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन में भी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा YouTube चैनल यहीं समाप्त हुआ। अगला दोस्तों कल जो है हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2015 के प्रश्न पत्र। दोस्तों 2 या 3 दिन में आपको 2021 तक समाप्त करेंगे, फिर 2024 तक दोस्तों हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, पसंद आया YouTube चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।